जरा सोचिए, सूरज की एक अकेली किरण में, एक नन्हे से प्रकाश के कण में इतनी ताकत कैसे आ जाती है कि वो हमारे घरों को रोशन कर दे। आज हम एक ऐसे ही प्रकाश के कण का पीछा करने वाले हैं, उसके अद्भुत सफर पर। और इस सफर के अंत में हम ये समझ जाएंगे कि एक सोलर पैनल आखिर कितनी बिजली पैदा कर सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी पहेली है। देखिए, सूरज तो बेहिसाब बेशुमार ऊर्जा भेज रहा है, पर उसका बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा ही हमारे सोलर पैनल्स तक पहुंच पाता है। तो सवाल ये उठता है कि सूरज और हमारी पृथ्वी के बीच वो बाकी सारी की सारी ऊर्जा आखिर चली कहाँ जाती है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सफर की शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां बिल्कुल कोई बाधा ना हो, यानी पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक बाहर, अंतरिक्ष में, जहां सूरज की रोशनी अपनी पूरी 100% ताकत के साथ मौजूद है। अच्छा, तो इस शुरुआती पॉइंट को साइंटिफिकली कहा जाता है AM0, यानी एयर मास जीरो। अब सवाल है, जीरो ही क्यों? जीरो इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पर हमारी किरण ने हवा के एक भी कण को छुआ तक नहीं है। ये कह सकते हैं सूरज की एकदम शुद्ध, अनफिल्टर्ड और सबसे शक्तिशाली रोशनी है। सूरज की इसी अधिकतम शक्ति को एक नाम दिया गया है, सौर स्थिरांक, या जिसे हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ये एक तरह से हमारा बेंचमार्क है, वो 100% पावर जिससे हमारी किरण ने अपना सफर बस शुरू ही किया है। और हाँ, इस स्थिरांक की एक बहुत ही खास, एक फिक्स्ड वैल्यू है, और वो वैल्यू है 1.353 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर। याद रखिए, ये वो अधिकतम सीमा है, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम पावर। इससे ज्यादा ऊर्जा हम तक पहुंच ही नहीं सकती। पर यह तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है, ये तो अंतरिक्ष की बात है। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब हमारी किरण पहली बड़ी बाधा से टकराती है। और वो पहली बड़ी बाधा है हमारा वायुमंडल। जैसे ही हमारी नन्ही सी किरण पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होती है, उसकी असली परीक्षा शुरू हो जाती है। अब उसे एक ऐसे रास्ते से गुजरना है, एक ऐसे गॉन्टलेट को पार करना है जो उसकी ताकत को कदम कदम पे कम करता जाएगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि हमारा पूरा वायुमंडल एक फिल्टर की तरह है, ठीक है? तो एयर मास या AM बस हमें यह बताता है कि सूरज की रोशनी को इस फिल्टर के कितने मोटे हिस्से से गुजरना पड़ रहा है। और ये चीज इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। जब दोपहर में सूरज ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, तो रोशनी को सबसे छोटा, सबसे सीधा रास्ता मिलता है, मतलब फिल्टर सबसे पतला है। इसे कहते हैं AM1। लेकिन सुबह या शाम के वक्त सूरज की रोशनी को तिरछे होकर आना पड़ता है, जिससे उसे वायुमंडल के बहुत मोटे हिस्से को पार करना पड़ता है। और जाहिर है, इससे रोशनी काफी कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल है कि इस रास्ते पर हमारी किरण कमजोर क्यों पड़ती है? उस पर दो तरह के हमले होते हैं। पहला है अवशोषण, यानी एब्जॉर्प्शन, जहां ओजोन और पानी की भाप जैसी गैसें हमारी किरण की कुछ ऊर्जा को, कह सकते हैं, खा जाती हैं। और दूसरा हमला है प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग। इसमें हवा और धूल के छोटे छोटे कण हमारी किरण को धक्का देकर उसकी दिशा बदल देते हैं, उसे चारों तरफ बिखेर देते हैं। और इस बिखराव का, इस स्कैटरिंग का सोलर पैनल के लिए एक बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब यह है कि अब जमीन पर जो रोशनी पहुंच रही है, वो दो तरह की है। एक है प्रत्यक्ष विकिरण, यानी डायरेक्ट रेडिएशन, जो सीधी लाइन में सूरज से हम तक आती है। और दूसरी है विसरित विकिरण या डिफ्यूज रेडिएशन, जो चारों तरफ बिखरने के बाद पूरे आसमान से हम तक पहुंचती है। और हां, यही वो बिखरी हुई रोशनी है जिसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और ये बात वाकई में काफी हैरान करने वाली है कि एक बिल्कुल साफ दिन में भी, जब आसमान में एक भी बादल ना हो, तब भी हमारे सोलर पैनल पर पड़ने वाली कुल ऊर्जा का करीब 10% हिस्सा सीधे सूरज से नहीं आता, बल्कि पूरे आसमान से बिखरी हुई रोशनी के तौर पर आता है। तो ठीक है, हमारी किरण वायुमंडल की इस मुश्किल चुनौती को पार करके जमीन तक तो पहुंच गई, लेवल 1 कंप्लीट। लेकिन अब कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। अब हमें यह पता लगाना है कि सूरज आसमान में ठीक किस जगह पर है, क्योंकि उसका एंगल ही सब कुछ है। इसे समझने का पहला तरीका है उन्नयन कोण। इसे बस ऐसे समझिए कि सूरज आसमान में कितना ऊपर है। अगर सूरज क्षितिज पर है, जैसे सूर्योदय के समय, तो ये एंगल 0 डिग्री है। और अगर वो ठीक सिर के ऊपर है, तो ये 90 डिग्री हो जाता है। सिंपल। और दूसरा एंगल है दिगांश कोण। ये हमें कंपास वाली दिशा बताता है, मतलब सूरज पूरब में है, पश्चिम में है या फिर दक्षिण में।
उन्नयन से हमें ऊंचाई पता चली और दिगांश से दिशा। ठीक है, तो अब हमें सूरज की लोकेशन पता चल गई है। अब आता है पहेली का आखिरी और सबसे क्रूशियल टुकड़ा, हमारा टारगेट यानी खुद सोलर पैनल। अब सब कुछ इसी पर निर्भर करेगा। तो जैसे सूरज के 2 एंगल थे, वैसे ही पैनल के भी 2 एंगल हैं। पहला है मॉड्यूल झुकाव या टिल्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि पैनल जमीन के मुकाबले कितना झुका हुआ है। अगर वो जमीन पर सपाट लेटा है तो झुकाव 0 डिग्री। और दूसरा है मॉड्यूल दिगांश यानी एज़िमुथ। ये बस वो दिशा है जिस तरफ पैनल का चेहरा है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर पैनल्स का चेहरा दक्षिण की तरफ किया जाता है ताकि वो दिन भर सूरज को देख सकें। और यहीं पर सारी कहानी एक साथ आ जाती है। द अल्टीमेट गोल, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर हासिल करने के लिए हमें बस ये पक्का करना है कि सूरज की किरणें पैनल पर एकदम सीधी 90 डिग्री के कोण पर पड़ें। इस परफेक्ट एंगल से जरा सा भी इधर उधर हुए, मतलब सीधी सीधी ऊर्जा का नुकसान। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अंतरिक्ष से लेकर पैनल की सतह तक आखिर हुआ क्या। देखिए, सफर शुरू हुआ अंतरिक्ष में 100% शक्ति के साथ, जिसे हमने कहा AM0। फिर जैसे ही किरण वायुमंडल से गुजरी, एयर मास की वजह से उसकी शक्ति कम हो गई। इसके बाद हमने सूरज की सही लोकेशन पता की, उसके उन्नयन और दिगंश कोण से, और आखिर में पैनल के अपने झुकाव और दिगंश के आधार पर यह तय हुआ कि बची हुई रोशनी में से कितनी शक्ति असल में पकड़ी जा सकी। तो असल में ये पूरा खेल इन 4 एंगल्स का है। 2 सूरज के लिए उसका उन्नयन और दिगांश, और 2 पैनल के लिए उसका झुकाव और दिगांश। इन चारों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वही तय करता है कि आखिर में कितनी ऊर्जा मिलेगी। और ये चार्ट इस पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है। देखिए, सबसे पहला बार यह है वो 100% शक्ति जो अंतरिक्ष में थी। फिर बीच वाला बार दिखाता है कि वायुमंडल से गुजरने के बाद कितनी शक्ति बची, और तीसरा बार हमें दिखाता है कि पैनल असल में कितनी ऊर्जा पकड़ पाता है, और साफ है कि ये पैनल के एंगल पर कितना ज्यादा निर्भर करता है। ये एक लाइन इस पूरे सफर का, इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये खेल सिर्फ इस बात का नहीं है कि सूरज की रोशनी में कितनी ताकत है, बल्कि इस बात का भी है कि उस ताकत को पकड़ने के लिए आपका एंगल, आपकी ज्योमेट्री कितनी सटीक है। और ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक परफेक्ट टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा सोलर पैनल जो पूरे दिन सूरज को एकदम सटीक तरीके से ट्रैक करता है। तो भी वायुमंडल ने जो नुकसान किया है, हम उसकी कितनी भरपाई कर पाएंगे? क्या हमारे वायुमंडल ने ही एक ऐसी अंतिम सीमा तय कर दी है जिसे हम टेक्नोलॉजी से भी पार नहीं कर सकते? ये एक सोचने वाली बात है।